नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, हम रीजनिंग का पार्ट देख रहे थे ओपन मैट XLIV, यानी जो दिसंबर 2018 में हुआ था उसका। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में आए थे। और वहाँ हमने पिछली वीडियोज़ में 20 क्वेश्चन देखे थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से 150 तक थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे 151 क्वेश्चन से। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और किसी भी तरह की PDF PPT व्हाट्सएप पर चाहते हैं या ईमेल पर चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990076572 पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर पहला देखकर क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बोला हुआ है, इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन लवली इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हुए, ये क्वेश्चन जो है रैंकिंग का है, ठीक है। और यहाँ पे रैंकिंग के क्वेश्चन को देखते हुए साथ ही साथ हम ड्रॉ करते चलेंगे कि किस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करना है, क्या इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन लवली इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। अगर इस एक बच्चों की एक लाइन है जिसमें लवली की जो रैंक है वो फिफ्थ है लेफ्ट से, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट जो है बना दिया फिफ्थ से, ठीक है। लेफ्ट से जो है फिफ्थ नंबर पर हमने बना दिया एल को। रिया इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। रिया जो है वो सिक्स्थ है, कहाँ से? राइट की तरफ से। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो रिया जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और जो लवली है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लवली जो है लेफ्ट से राइट में चली जाएगी और रिया राइट से लेफ्ट में चली जाएगी। उसके बाद बोला गया है कि when they interchange their position लवली becomes 13th from the left। अगर पोजीशन को चेंज करते हैं तो जो लवली है वो लेफ्ट से 13 नंबर पर बन जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आगे आपको बोला गया है, देन व्हाट विल बी द रियाज पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो रिया की पोजीशन राइट से क्या होगी, मतलब हमें बताना है कि अब ये राइट से जो है रिया की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे जो है, अगर आपने वीडियो डिटेल वाली नहीं देखी है तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए और इसके बाद जो है वो डिटेल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना रैंकिंग की। और यहाँ पे हम आकर बात करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल निकालें तो टोटल चिल्ड्रन यहाँ पे क्यू में कितने हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह से निकालना होता है। तो यहाँ पे जब एक ही पोजीशन की लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से डिटेल दी होती है तो हमें करना ये होता है कि इन दोनों को ऐड करना है और -1 करना है। तो यहाँ पे हम यही करते हैं, 6 + 13 जो कि दोनों साइड से जो है इसकी पोजीशन बता रहा है, और इसमें से -1 कर देंगे क्योंकि एक ही पोजीशन की जो है 2 बार काउंट हो चुके हैं। यानी कि जब हमने लेफ्ट से यहाँ पे काउंट करा तो यहाँ पे इसकी पोजीशन काउंट हो चुकी है, राइट से पोजीशन करा तो इस पोजीशन की जो है 2 बार काउंट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें इसीलिए 1 माइनस करना होता है, ताकि जो है जो एक ही बंदे को हमने 2 बार काउंट कर लिया है उसको हम एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। तो जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 18 मिल गया है, जो कि टोटल चिल्ड्रन निकल गए हैं हमारे, ठीक है। अब रिया को राइट से निकालना है, तो रिया की पोजीशन हमें लेफ्ट से तो पता ही है, क्योंकि लवली की पोजीशन लेफ्ट से फिफ्थ थी, तो रिया की पोजीशन भी लेफ्ट से क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे टोटल में से जो है रिया की पोजीशन जो कि लेफ्ट से दे रखी थी उसको माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो रिया जो जहाँ पर बैठी है वो पोजीशन भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन को माइनस किया तो 5 नंबर पे, यानी जहाँ रिया बैठी थी वो भी जो है माइनस हो जाएगी। अब उसको वहाँ पे दोबारा से लाने के लिए +1 करेंगे तो ये पोजीशन हो जाएगी राइट से रिया की, यानी कि आंसर आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में एक बार जाके बता दीजिए, दूसरे मेथड से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 152, यहाँ पे 152 में जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज PRUQC। किसी एक सर्टेन कोड में माउस को जो है PRUQC लिखा जाता है। हाउ इज शिफ्ट रिटन इन दैट कोड। उसी कोड में शिफ्ट को किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि माउस को जो है पहले M और O को इसमें जो है 2 ऐड करे हैं और नेक्स्ट आपको P और R मिल गया है, ठीक है। जैसे JKLM, M के बाद NOP, N और O बीच में मिसिंग है, यानी कि 2 उसमें ऐड करें और 2 जो है बीच में छोड़कर उसमें क्या है, थर्ड नंबर हमने लिख लिया क्या, P और R। इस तरह से अगर हम S और E का देखें तो S और E में हमने -1 करके नीचे लिख दिया है, ठीक है, -1 करके नीचे लिख दिया है, और U जो बीच वाला वो बिल्कुल सेम रह गया है। और यही रिलेशनशिप हम जो है शिफ्ट के साथ दिखाएंगे, S और H में 2 छोड़कर और थर्ड वाली डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और F और T में भी सेम चीज़ करेंगे, क्या, 1 डिजिट छोड़कर और आगे की जो है डिजिट यहाँ पे
मेंशन कर देंगे और आई जो है यहाँ पे सेम आ जाएगा जैसे कि हमारा पहले क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा वो UKIDR मिल जाएगा। ठीक है, यू नहीं है, सॉरी यहाँ पे वी है। ठीक है, तो VKIDR यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153। In a certain code, kingdom is written as JMCL JHP. How is quantum written in that code? Kingdom जो है JMCL JHP इस कोड में लिखा हुआ है, तो इसी रिलेशनशिप के हिसाब से क्वांटम का जो कोड है वो क्या बनेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें करना ये है कि किंगडम की जो ऑड प्लेसेस पर है यानी कि नंबर 1, ठीक है, यानी कि नंबर 1 3 5 7 इन नंबर पे जो है आपको -1 करना है और आपको लेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और लेकिन जो यहाँ पे इवन नंबर पे हैं जैसे 2 4 6 इन पे आपको करना है +1। ये ऑड वाले पे -1, इवन वाले पे +1। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमें करना ये है जो हमें ऑड नंबर्स पे जो लेटर्स मिले थे उनको पहले एक साथ लिख लेना है। यहाँ पे नीचे ऑड मेंशन किया हुआ है। और जो इवन नंबर पे जो आपको नीचे मिले थे JHP, उन इवन नंबर्स को आपको यहाँ पे नीचे मेंशन कर ले JH और P। तो इस तरह से आपको जो है क्वांटम का भी देखना है। क्वांटम में जो ऑड नंबर्स थे उसमें -1 करना है और इवन नंबर्स में जो पोजीशन पे दे रखे हैं उनको जो है +1 करना है। और ऑड नंबर वालों को पहले लिखेंगे एक साथ और इवन नंबर को बाद में। तो हमें आंसर मिलेगा PZSLVOV जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नो मुक पिक मीन्स ग्रेव एंड कंसर्न। आपको किसी सर्टेन कोड में नो मुक पिक लिखा हुआ है जिसका मतलब है ग्रेव एंड कंसर्न। इस तरह से दे रखा है इल डिक सो और इसका मतलब है एवरीबडी एल्स। और अगली कोड में दे रखा है टूर मुक और सो, इसका मीनिंग है बॉडी एंड साउल। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एवरी कंसर्न। तो यहाँ पे एवरी और कंसर्न का जो कोड है वो कोड क्या है, ठीक है, किस कोड में लिखा हुआ है, तो उसको देखने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे जो है जितने पार्ट लिखा हुआ है उसको हम मेंशन कर लेंगे। जैसे नो मुक और पिक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है नो मुक और पिक यहाँ देखने को मिल रहा है। तो नो मुक पिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका मीनिंग है ग्रेव एंड कंसर्न। इस तरह से इल डिक सो को एवरीबडी एल्स और टूर मुक सो को बॉडी एंड साउल। तो यहाँ पे करना ये है, मुक आपको जो है पहले में और थर्ड में दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। मुक जो है आपको पहले में और थर्ड में दोनों को देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे मीनिंग का बात करें तो यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एंड कॉमन है। तो इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि जो मुक का मीनिंग है वो यहाँ पे क्या है, एंड है। ये चीज़ आपको जो है अपने आप से समझना होगा कि किस तरह से हमें जो है कॉमन पार्ट निकाल के और इसका जो कोडिंग जिस तरह से कर रखा है उसका मीनिंग जो है हम निकाल लें। यानी कि मुक का मीनिंग यहाँ पे एंड है। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे सो जो है कॉमन दे रखा है और मैंने इसको स्क्वायर से डिनोट किया हुआ है। और इसमें जो दूसरा और तीसरे नंबर पे जो हमें मीनिंग दे रखी है उसमें कॉमन क्या है, बॉडी है। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि सो का जो मीनिंग है वो क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो मुक और सो का हमें मिल गया है। अब अगर बात करें एवरी और कंसर्न की, जिसका मीनिंग हमें निकालना है, तो यहाँ पे एवरी अगर हम देखें तो यहाँ पे एवरी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा, एक तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें सो का मीनिंग पता है बॉडी, लेकिन एवरी का मीनिंग जो है इल या डिक दोनों हो सकते हैं। एल्स का भी इल या डिक दोनों में से कुछ एक हो सकता है, इसका हमें कंफर्म नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे एवरी का मतलब हो जाएगा इल या फिर डिक, जो कि कंफर्म नहीं है। सेम चीज़ कंसर्न के साथ भी है। कंसर्न यहाँ पे एक ही जगह दे रखा है जिसका कोई कॉमन पार्ट नहीं है और कंसर्न की जगह पिक और नो दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, हम इसको पता नहीं लगा सकते फिलहाल के लिए। तो कंसर्न का भी मीनिंग क्या हो जाएगा, नो और पिक में से कुछ एक हो सकता है। अब यहाँ पे आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उतनी इनफ नहीं है इसको डिटरमाइन करने के लिए या आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 155। इन अ सर्टेन कोड पिक एंड चूज इज रिटन एज को हो पो। ठीक है, यहाँ पे किसी सर्टेन कोड में आपको पिक एंड चूज का मतलब दे रखा है, मतलब इसको जो कोडिंग करी हुई है वो कोडिंग है को हो पो। एंड पिक अप एंड कम इज रिटन एज टू नो को पो। और पिक अप एंड कम का जो रिटर्न किस तरह से लिखा हुआ है, आपको कोडिंग में जो लिखा हुआ है वो क्या है, टो नो को पो।
हाउ इज पिक रिटन इन दैट कोड, तो पिक को जो है किस कोडिंग में किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा सॉल्यूशन में कि यहाँ पे पिक जो है दोनों में कॉमन है, यस और नो, दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है क्या कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में को भी कॉमन है और पो भी कॉमन है, ठीक है, को और पो दोनों कॉमन है। अब कुछ भी आंसर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि हम इसका पता लगा सके एग्जैक्ट। तो यहाँ पे ईदर को और पो हम कांट बी डिटरमाइन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे को और पो में से कोई एक आंसर है, और वो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ईदर को और पो। इसका मतलब यहाँ तो को होगा और यहाँ होगा पो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 156, इफ ट्री मीन्स माउंटेन, अगर ट्री का मतलब है माउंटेन, माउंटेन का मतलब है वाटर, वाटर का मतलब है जंगल, और जंगल का मतलब है बस, तो बस का मतलब है ट्रक, और ट्रक का मतलब है हाउस। अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको देने के बाद पूछा जाएगा कि बताओ देन वेयर डू फिश लिव, अब फिश कहाँ पे रहती है। तो हमारे हिसाब से तो फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। अब वाटर को इन्होंने क्या बोला हुआ है, जंगल, तो हम कहेंगे इनकी भाषा में कि हाँ फिश तो रहती है जंगल में। कहाँ रहती है फिश, जंगल में रहती है, और जंगल ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 157, इफ ब्लू इज कॉल्ड रेड, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ब्लू को अगर हम रेड कहेंगे, रेड को ग्रीन कहेंगे, और ग्रीन को कहेंगे क्या, ब्लैक, और ब्लैक इज कॉल्ड वाइट, यानी ब्लैक को कहेंगे हम वाइट। तो बताओ घास किस तरह की होती है, यानी व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास। तो ग्रास का कलर तो हमारे हिसाब से होता है ग्रीन, बट ग्रीन की कोडिंग कर रखी है इन्होंने ब्लैक, तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक, यानी घास जो है काले कलर की होती है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन 158 से 160 की तरफ, यानी कि 3 क्वेश्चन की यहाँ पे कोडिंग डायरेक्शन दे रखी है। क्या, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज़ अ सर्कल विद क्वेश्चन मार्क, हर एक क्वेश्चन में जो है आपको एक सर्कल दे रखा है क्वेश्चन मार्क के साथ। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बाय चूजिंग द करेक्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम अमंग्स द अल्टरनेटिव गिवन, जितने अल्टरनेटिव दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा वो आपको बताना है, यानी कि राइट ऑप्शन को जो है चूज करना है। अब यहाँ पे जो है ट्रिक ये लगानी है कि यहाँ पे आपको अपने दिमाग से पता लगाना है, और दिमाग किस तरह से आपको यूज़ होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी बार तो आपको जो है पता चलेगा कि किस किस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन का मेथड ये बन रहा है कि जो 149 यानी जो पहली डिजिट है उसमें हम अगर 26 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 175, जो कि नेक्स्ट टर्म है। अगर 175 में आप 28 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट टर्म, जो कि 203 है। अब 203 में आप कितना ऐड करेंगे कि आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाए जो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीरीज ये देखना है कि पहले 26 ऐड हुआ, ठीक है, फिर 28 ऐड हुआ, एंड उसके बाद होना है अब क्या, 2 ऐड, यानी कि 30। तो 30 ऐड जब हम इसमें करेंगे सीरीज़ के हिसाब से तो हमें नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा 233। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और उसी को टिक लगा के बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 159, क्वेश्चन नंबर 159 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सर्कल के अंदर बीच में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है बीच वाले डायग्राम में। तो आपको जो है पहले और तीसरे वाले जो डायग्राम है उससे रिलेशनशिप समझकर और पहले में दूसरे में अप्लाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या होना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से आपको रिलेशन यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा कर लेते हैं जूम आउट ताकि आपको अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 1 2 3 5 और बीच में दे रखा है 13, तो किस तरह से 13 आया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 और 5 को, और इसमें प्लस करूँगा 1 और 3 के मल्टीपल को, यानी कि 2 × 5 प्लस 1 × 3, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 13, यानी कि जो बीच में जो टर्म आनी है। अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में भी ये रिलेशनशिप बनेगा आपका 3 × 4 प्लस में 1 × 5 मिलेगा आंसर 17। तो सेम करेंगे सेकंड के साथ 4 × 6 प्लस में 1 × 5, तो आपको मिल जाएगा क्या 29, जो कि मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4 में। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 160। यहाँ पे भी आपको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस तरह से आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको एक सर्कल दे रखा है, बीच में क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पे 3 से 5 जाने में बीच में 4 मिस है, 4 मिस है यानी कि एक डिजिट मिस है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया 1। अब यहाँ पे 5 से जब हम 8 की तरफ जाएंगे तो हमें 2 डिजिट मिस है, यानी 6 और 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। इस तरह से 8 से 13 की तरफ जाएंगे तो 4 मिस है, 13 से 22 की तरफ जाएंगे तो 8 मिस है।
अब यहाँ पे हमें देखना ये है 22 तक कि किस तरीके से सीरीज हमें बन रही है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, अब 8 का डबल तो 16 होना है। अब जब हम 22 में 16 ऐड करेंगे, यानी 16 बीच में डिजिट छोड़कर 17th नंबर जो मिलेगा यानी कि 39, वही हमारा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर। और ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिलेगा 39। उम्मीद है समझ आया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे जितने डिजिट बीच में मिस है मैंने वो डिजिट लिख लिए कि कितने डिजिट मिस है। जैसे 3 और 5 में 4 मिस है यानी 1 डिजिट। 5 के बाद 8 तक 6 डिजिट मिस है। 5 से लेकर 8 में 2 डिजिट जो है मिस हैं यानी 6 और 7। 8 के बाद 9, 10, 11, 12 यानी 4 डिजिट मिस हैं। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 8 डिजिट जो है यहाँ पे मिस है। अब यहाँ पे डबल करके यानी 8 का डबल हो जाएगा 16। 16 जब मिस हो जाएंगे यानी 17th नंबर जो होगा वो आपका होगा 39 और वही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162। इफ P मीन्स डिवाइडेड बाय, अगर P का मतलब है डिवाइडेड बाय, R का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, T का मतलब है ऐड टू और W का मतलब है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, देन फिर आपको इक्वेशन दे रखी है। तो आपको सबसे पहले जो दे रखा है वो तो लिख लो, जैसे P का मतलब, R का मतलब और T का मतलब और W का मतलब। अब इसके बाद जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम लिखेंगे अपनी कॉपी में और T की जगह पे लगा लेंगे T का सिंबल और P की जगह पे P का सिंबल। सभी के सिंबल लगाने के बाद हमें मिलेगी कुछ इक्वेशन इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हम इक्वेशन लिख लेंगे और इक्वेशन में T की जगह पे एडिशन, जो कि हमने पहले इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है क्वेश्चन से। T का मतलब होता है एडिशन, P का मतलब डिवाइडेड बाय और W का मतलब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और R का मतलब मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो सिंबल्स हैं वो यूज़ कर लेंगे और लगा देंगे क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले यूज़ करेंगे सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं। उसके बाद आ जाएंगे O से ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है। बट आगे बढ़ते हैं हम डिवाइड। डिवाइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ कर रहा हूँ D फॉर डिवाइड यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइड के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। मतलब कि फर्स्ट टाइम हमें जो है इसको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो इस तरह से सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ तक हो सके आपको शॉर्टकट लगानी है और शॉर्टकट लगाना जब आएगा जब आप करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक टिप, तो तैयार रहिए उस टिप के लिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमने यूज़ करा है डिवाइड को और डिवाइड का सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 6। उसके बाद जब इक्वेशन दोबारा लिख ली हमने तो अंडरलाइन कर रखा है 6 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 9 को, तो आएगा आंसर 54। अब ये इक्वेशन हमें नेक्स्ट मिल गई है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमें जो है दिख रहा है प्लस और माइनस और बोर्ड मास में आता है सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन के नीचे अंडरलाइन करेंगे और एडिशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 66। माइनस के साथ ऐसे ही लिख देंगे, दोबारा से समझाने के लिए डिटेल में किया हुआ है। अब लास्ट में बचेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को माइनस करके मिलेगा 12 और यही होगा हमारा आंसर। तो 12 दिखेगा हमें ऑप्शन नंबर 1 में। टिक लगा के बढ़ेंगे आगे की तरफ। 163, ए टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक्स अ सम ऑफ 71 रुपीज़। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 324 और उसमें कुछ 20 पैसे के कॉइन हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन हैं। सभी को अगर जोड़ दें हम तो यहाँ पे जो टोटल रुपीज़ मिलेगा वो 71 रुपीज़ मिलेगा। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज, तो यहाँ पे हमें पता ये लगाना है कि 25 पैसे वाले कॉइन हैं कितने। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 20x यानी कि 20 के जितने कॉइन है, वो x मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 20 के जितने कॉइन्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे उसमें 25 पैसे वाले कॉइन को। तो उसमें जो है आपको मिल जाएगा टोटल रुपीज़ यानी 71। आप इस इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड y जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। तो अगर इन x को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यानी 20 पैसे को उसके कितने कॉइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पूरी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगा तो 20x का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि 20 पैसे के कॉइन्स को जोड़कर बनी है, और इस तरह से 25 पैसे की वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में 71 रुपीज़।
हम बात कर लेते हैं आगे की। अगर हम यहाँ पे x और y को प्लस करें, x मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसे और y का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो मिलेगा हमें क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखा है 324 यानी कि 324 कॉइन्स, ठीक है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्वेश्चन हमें मिल गई है। इस दूसरी क्वेश्चन को यूज़ करके हमें x की वैल्यू पता लगा लेनी है। x की वैल्यू होगी 324 माइनस वाई, यानी कि y की जो भी वैल्यू होगी वो अगर 324 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा x। और यहाँ पे जब हमें मिल गया है x तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ दिखेगा x वहाँ लगा देंगे क्या, x की वैल्यू। यानी कि 20x दे रखा था तो 20x की जगह पे हमें क्या लगाना है, 324 माइनस वाई प्लस में 25y, सेम ऐसा का ऐसा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। और यहाँ पे 71 रुपीज़। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब हम यहाँ बात करें 20 पैसे की, 25 पैसे की, तो यहाँ रुपीज़ में क्यों, तो इनको बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पैसे में बना लेना है। तो जब पैसे में बनाएंगे रुपीज़ को तो 1 रुपीज़ में होता है 100 पैसे, और यहाँ पे 71 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 71 पैसे। तो यहाँ हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सीधा सा सॉल्व, 20 को सॉल्व करना है 324 से। तो 324 से जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, 6480 में यहाँ पे मिलेगा, माइनस में 20y मिलेगा क्योंकि 20 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हमने 20 को इससे करा 324, फिर 20 को करेंगे y से तो मिलेगा 20y। अब यहाँ पे प्लस में 25y सेम रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे 20y जो माइनस का आया है और 25y जो पहले का लिखा हुआ था, इसको सॉल्व करके मिलेगा 5y। और यहाँ पे 7100 पैसे लिखे थे और ये वाला जो है यहाँ पे दूसरी तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से, मिलेगा y की वैल्यू 124। y हमने पुट लेट किया था कि 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, ठीक है, 25 पैसे के कॉइन कितने, उसको हमने y पुट किया था, तो y मिला है 124। इसका मतलब 25 पैसे के कॉइन मिल गए हैं 124। अब 124 मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर समझ नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रहा है, और इसको जो है बिल्कुल क्लियर करे बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 164 की तरफ। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ काउस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको जो है ध्यान से थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ काउस इज इन द फॉरेस्ट। काउस का एक समूह है, एक ग्रुप है, उनका जो 1/4 हिस्सा है वो फॉरेस्ट में देखा गया, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट में है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड वॉज हैज़ गॉन टू माउंटेन। अब यहाँ पे अगर ट्वाइस कर दे स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, हर्ड जितना भी है, जितने भी ग्रुप में जो काउज हैं, उसका अगर हम स्क्वायर रूट करके उसका ट्वाइस कर दें तो वो तो है आपके माउंटेन्स के पास, ठीक है, माउंटेन की तरफ चले गए हैं। द रिमेनिंग 15 आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बचे हुए 15 जो हैं वो बैंक ऑफ रिवर के पास है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उनको हम मेंशन कर लेंगे डिटेल में समझने के लिए। लेट द टोटल नंबर ऑफ काउस एक्स, टोटल नंबर काउ को हमने एक्स मान लिया। अब ये अगर एक्स है तो वो काउ जो कि फॉरेस्ट में गई थी वो कितनी थी, 1/4 थी, 1/4 मतलब x/4। और वो काउ जो माउंटेन की तरफ गई थी वो कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ काउज कितनी थी, तो वो थी आपकी 15। अब टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी थी, हमें यहाँ पे जो तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर काउ मिल जाएगी, x/4 जो कि फॉरेस्ट में थी, 2 रूट एक्स जो कि माउंटेन में थी, 15 जो कि बैंक ऑफ रिवर में थी। इन तीनों को ऐड करेंगे टोटल मिल जाएगा, और असल में टोटल तो x है, हमने लेट किया है, तो हमें इक्वेशन एक मिलके तैयार हो जाएगी, x और इन तीनों का सम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 रूट एक्स को हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को एक साथ, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमें 3x/4 माइनस 15। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट एक्स जो है 4x बन जाएगा, और 3x/4 माइनस 15, इधर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², ठीक है, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 4x की वैल्यू हमें 4x= में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जब स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड कर ली, ठीक है, 2 स्लाइड में आया क्योंकि लंबा आंसर है इसका, तो यहाँ पे जो है जब आपको ये इक्वेशन मिल गई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को सबको एक साथ लेके आएंगे, =0 कर देंगे, सबको एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, और एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, एक इक्वेशन मिलेगी जो कि 9x² माइनस में 4240, हाँ तो जूम कर लेते हैं,
9x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3600 अपॉन में 16 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जब हमें मिली, इसको सॉल्व करने के बाद जो 16 डिवाइड में था वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 0 के डिवाइड वाली चीज़ जो दूसरी साइड आके क्या बन जाती है, मल्टीप्लाई बन जाती है। और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये इक्वेशन हमें तैयार हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो बीच वाली टर्म होती है इस केस में, यहाँ पे इस बीच वाली केस को इस तरह से तोड़ना है कि उसको प्लस या माइनस करने पर ये इस बीच वाली वैल्यू आए, और उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो नंबर आना चाहिए जो 9 और 3600 को मल्टीप्लाई करने पर आए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझा दूं कि 4 को इस तरह से तोड़ना है कि 9 मल्टीप्लाई 3600 इसके बराबर आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देख लेना है कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं 32400 यानी 324x माइनस में 100x। इसको हम अगर माइनस या प्लस करेंगे तो वापस से आ जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होने के बाद 4 आ जाएगा, निशान माइनस का रहेगा। तो हम यहाँ पे जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जो है पहली टर्म्स में जो है कॉमन ले लेना है, ठीक है। इस वाली टर्म में अगर हम कॉमन लेंगे तो आएगा 9x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 36, और यहाँ हम 100 लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 36। ये दोनों टर्म जो है हमेशा जो है सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन जो हो रहा है वो आपका आंसर गलत निकाल के देगा। आप यहाँ पे अब क्या मिलेगा, 9x माइनस में 100 मिलेगा एक तो, और x माइनस 36। अब माइनस 36 को इक्वल टू कोई दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, और 9x माइनस 100 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 100 अपॉन में 9। अब किसी भी चीज़ की जो नंबर्स होते हैं यानी काउंटिंग्स होती है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे कितनी काव है तो काव फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए इसका नंबर ऑफ काउज कांट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो आंसर हो जाएगा 36। और यही आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। बैक आके देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा 36। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, बोला गया ये डायग्राम जो है 3 स्क्वायर हैं इसमें, और ये 10 मैच स्टिक्स को मिलाकर जो है बनाया है। आपको बिल्कुल सही बताया हमने कि यहाँ पे जो है हमने काउंट भी कर लिया है कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट को यूज़ करके इसको जो है बन गया है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि 5 ऐसे स्क्वायर बनाने हैं, मतलब 5 स्क्वायर कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि 2 स्क्वायर और ऐड करने पड़ेंगे। अब 2 स्क्वायर ऐड करने के लिए बोल रहे हैं कि कितनी मैच स्टिक का यूज़ होगा। तो यहाँ पे 2 को यूज़ करने के लिए क्या क्या हमने यूज़ किया, यहाँ पे एक तो मैच स्टिक नंबर 11 लगाइए, फिर 12 लगाइए, फिर 13 14 15। तो कितनी लगाइए, 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमने लिखा है रिक्वायर मैच स्टिक, तो रिक्वायर मैच स्टिक के नंबर यहाँ पे लिख दिया 11 12 13 14 15, यानी 5 माचिस की तिल्लियाँ हमें यहाँ पे चाहिए बनाने के लिए। क्या हाँ, एक्स्ट्रा मैचेस टू फॉर्म 5 स्क्वायर। एक्स्ट्रा मैच कितने चाहिए होंगे कि 5 स्क्वायर बन जाए टोटल। तो एक्स्ट्रा मैच से 5 चाहिए हमें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 166 की तरफ। फादर इज एजिस से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन मदर। फादर जो है मदर से 5 ईयर ओल्डर है, एंड मदर्स एज नाउ इज थ्राइस दैट ऑफ द डॉटर। और मदर की जो एज है वो डॉटर से थ्राइस है। और डॉटर की एज अगर अभी 10 ईयर ओल्ड है तो व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन द डॉटर वाज बोर्न। जब लड़की पैदा हुई होगी तो फादर की एज उस समय क्या रही होगी। तो यहाँ पे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फादर्स प्रेजेंट एज, अभी मदर की एज जो है उसका 5 प्लस है, मतलब 5 ज़्यादा है, 5 साल बड़े हैं मदर से। मदर की एज कितनी है तो बोला गया डॉटर की जो एज है ना उसका थ्राइस है मदर। अच्छा, मदर की एज कितनी है तो यहाँ पे 10 ईयर मदर की जो एज है वो कितनी है यहाँ पे 10 ईयर्स है। सो फादर्स एज, फादर की एज क्या हो जाएगी तो यहाँ पे पहले मदर की एज कितनी है, डॉटर की थ्राइस। तो डॉटर की थ्राइस यानी 10 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, डॉटर की थ्राइस यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। और फादर की एज निकाल रहे हैं तो मदर की एज निकल गई है ब्रैकेट के अंदर, मदर की निकल गई तो फादर बोल रहे हैं कि फादर की जो एज है वो 5 साल ज़्यादा है मदर से, तो इसमें +5 कर देंगे तो सीधा हमें क्या मिल जाएगी, फादर की एज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 3 30 + 5 35, तो फादर की एज हो गई 35। अब फादर की एज निकालनी है जब डॉटर जो है पैदा हुई होगी। तो डॉटर अभी 10 साल की है तो पैदा हुई होगी 10 साल पहले, तो 35 में से 10 साल माइनस करेंगे मिलेगा 25 ईयर्स। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा डिटेल में जाके। सेकंड मेथड ये डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन को पढ़कर ही फादर की एज एज्यूम कर सकते हैं। किस तरह से,
फादर्स एज व्हेन डॉटर वाज बोर्न, डॉटर वाज बोर्न कैसे, फादर की प्रेजेंट एज जो भी होगी उससे 10 माइनस कर देंगे। और प्रेजेंट एज कैसे बता रखी है, तो प्रेजेंट एज डायरेक्टली बता रखी है कि मदर की एज की 5 ज़्यादा है, तो मदर की एज होगी 10 × 3 और 5 ज़्यादा तो उसको 5 प्लस कर दिया। ये आपको जो है माइंड में ही प्रोसेस करना है, आप इसको देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखकर कैसे सॉल्व होगा, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा। और बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो है ओपन मैट फिक्स समझो, ठीक है, फिक्स समझो इसलिए कहा है क्योंकि बहुत ही ईजी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिए प्रीवियस ईयर के तो आपका जो है 100% सिलेक्शन समझो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो मेथड यहाँ पे मैंने बता दिया, आंसर 25 आया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 की ओर। ए फ्रॉग फेल इनटू 30 मीटर डीप वेल, फ्रॉग जो है 30 मीटर गहरे कुएं में गिर जाता है। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किस तरीके से करता है कि इट गोज 3 मीटर अप एंड फॉल्स 2 मीटर्स एवरी डे, हर एक दिन में 3 मीटर ऊपर जाता है और 2 मीटर नीचे गिर जाता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू गेट आउट, अब बाहर निकलने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं आसानी से, बस सॉल्व करने का तरीका ये है। टोटल डेप्थ जो है यहाँ पे कितना है, 30 मीटर्स है। फ्रॉग गोज अपवर्ड इन 1 डे, अब एक दिन में कितना ऊपर बढ़ता है, तो 3 तो ऊपर बढ़ता है, 3 अपवर्ड जाता है और 2 नीचे की तरफ आ जाता है, यानी -2 हो जाता है। तो टोटल यहाँ अगर देखा जाए तो एक दिन में 1 ही मीटर चल पा रहा है। तो करना है कवर हमें 30 मीटर, एक दिन में हो रहा है 1 मीटर, तो कितने दिन चाहिए 30 मीटर करने में, तो 30 डेज। 30 डेज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 168 की तरफ। स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज पर खड़े होके प्रकाश सेड दैट पटना इज मोर देन 3 किलोमीटर बट लेस देन 8 किलोमीटर। जी यहाँ पे जो है पटना के बारे में बात कर रहे हैं प्रकाश जी बोलते हैं कि पटना जो है 3 किलोमीटर से ज़्यादा है बट 8 किलोमीटर से कम है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रशांत भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, दोस्त इनके मित्र प्रशांत बोलते हैं कि ऐसा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पटना है वो मोर देन 6 किलोमीटर है, यानी 6 किलोमीटर से ज़्यादा है, बट 10 किलोमीटर से तो कम ही होगा। तो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इफ़ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, अगर दोनों करेक्ट है तो बताओ पटना की एग्जैक्ट जो लोकेशन है एग्जैक्ट क्या हो सकती है, ठीक है। हाउ फार इज़ पटना फ्रॉम द ब्रिज, तो ब्रिज से पटना की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उतनी को यूज़ करेंगे। प्रकाश सेड अबाउट पटना, प्रकाश ने पटना के बारे में कहा 3 मीटर से 8 किलोमीटर की रेंज में है, और प्रशांत क्या कहता है 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज में। अगर दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं तो बात ये होनी है इफ़ बोथ आर करेक्ट देन इट मस्ट बी, तो यहाँ पे होना ये है कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा और 8 किलोमीटर से कम, यानी फिक्स रेंज जो दोनों ने बात कही वो दोनों ने ये कही कि 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच में ही होगा। अब लेकिन यहाँ पे जो है फिक्स नंबर में नहीं दे रखा, तो हम बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पटना यहाँ से कितना दूर है। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि हमारा तो ओपन मैट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 169 की तरफ। ए थीफ स्टॉल सम डायमंड्स फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा टफ सा दे देते हैं जिसके बारे में सोचना जो है आपको ज़्यादा पड़ जाता है, बट हमें जो है सारे क्वेश्चन करने हैं कि सारे क्वेश्चन देखने हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोल रहा है कि एक थीफ एक चोर है जो कि ज्वेलरी शॉप से जो है कुछ डायमंड जो है चुरा के भाग जाता है, लेकिन ऑन द वे रास्ते में ही ऑन द वे आउट ही मैट 3 स्ट्रेंजर्स 1 by 1। अब वो 3 स्ट्रेंजर्स को मिलता है एक एक करके एंड गेव 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ द डायमंड ही हैड देन, जितने उसके पास डायमंड बचते हैं एक के बाद एक करके वो उनमें से आधे डायमंड जो है उस पर्सन को दे देता है जिससे वो मिलता है, एंड 2 more बिसाइड्स, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा दे देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, जैसे पहले पर्सन से अगर मिला तो जितने अगर उसके पास 18 है तो उसका आधा 9 उसको दिए, साथ में 2 और दे दिए। अब उसके बाद जितने बचे होंगे अगले वाले के पास जब वो मिलेगा तो जितने उसके पास हैं उसमें से आधे उसको दे देगा और 2 और दे देगा, इस तरह से आगे 3 जनों को यहाँ पे देना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है सेम आया था लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस थे। एक वेबसाइट में जो है सेम क्वेश्चन ये देखने को मिला, यहाँ पे जो है आपको बोला था कि चोर जो है अंदर ज्वेलरी शॉप में जा रहा है, वहाँ 3 गार्ड बैठे हैं, तो इन 3 गार्ड ने जो है ऐसी डील करी कि हम तीनों गार्ड कुछ ना कुछ लेंगे। तो चोर जब वहाँ से चोरी करके आता है तो तीनों गार्ड को इस तरह से पेमेंट करता है कि हाँ आधे डायमंड उसको देता है और 2 साथ में एक और देता है। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको जो है क्वेश्चन
ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन कहीं से डायरेक्टली उठा के दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज जो है ये लोग कर देते हैं। तो हमें तो करना है सॉल्यूशन। लास्ट में बोला है ही एस्केप्ड विद 1 डायमंड, वो वहाँ से जब छूटता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डायमंड होता है। हाउ मेनी डायमंड्स ही स्टील ओरिजिनली, अब सच्चाई में उन्होंने कितने डायमंड जो है स्टील किए थे, चोरी किए थे। तो यहाँ पे हमें जो है सॉल्यूशन का तरीका समझना है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं आंसर की ओर, थोड़ा सा जूम आउट करके। तो क्वेश्चन नंबर है 169, यहाँ बोला गया है एटलीस्ट थीफ इज लेफ्ट विद 1 डायमंड, अगर थीफ के पास एक ही डायमंड बचता है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या बोला है, हैंस द नंबर ऑफ डायमंड बिफोर ही गेव सम डायमंड टू द थर्ड पर्सन। उल्टे की तरफ से चलते हैं, लास्ट पर्सन में जो है आपको कितने बचे होंगे, अगर लास्ट पर्सन को डायमंड देने के पहले, डायमंड देने से पहले कितने बचे होंगे, तो यहाँ पे जो है एक्स है यहाँ पे, ठीक है। एक्स वो है जो डायमंड उसने चुराए। अब एक्स का आधा प्लस में 2 उसने जो है दिए उसको, और लास्ट में बचा था 1। इतना देने के बाद जो उसने जितना उसने चुराए थे या जितना उसके पास बचे थे, उसमें से आधा और 2 और जोड़ने पर उसके पास 1 बचा था। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x माइनस एक्स प्लस 4/2। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, 2x माइनस एक्स प्लस में 4/2। आगे सॉल्व करते हैं x प्लस 4/2, x माइनस 4/2, ठीक है। तो x माइनस 4/2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को हम हर बार यूज़ करेंगे, क्योंकि हर बार वो आधा प्लस में 2 जो है दे रहा है उसको। तो ठीक है, यहाँ पे जो है इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू 2 + 4 और मिलेगा x इक्वल टू 6 डायमंड। यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 6 डायमंड, यानी लास्ट वाले व्यक्ति को देने से पहले उसके पास 6 डायमंड बचे हुए थे, ठीक है। लास्ट वाले व्यक्ति को देने से पहले उसके पास 6 डायमंड बचे हुए थे। सिमिलरली इसी तरह से नंबर ऑफ डायमंड्स बिफोर गिविंग टू सेकंड पर्सन, दूसरे नंबर के पर्सन को डायमंड देने से पहले उसके पास कितने बचे होंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहले वाले की क्या, कि जब लास्ट वाले को देने से पहले 6 बचे थे, तो यहाँ पे ले लेंगे 6 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना दिया है सेकंड वाले पर्सन को भी दिया है सेम, कितना x का आधा माइनस में 2 और दिए हैं, ठीक है। तो 2 और दिया हमने इसलिए माइनस किया हुआ है, क्योंकि वो सब उससे डिडक्ट होता जा रहा है, तभी हमें जो है 6 मिला है। तो सेकंड पर्सन को देने के पहले कितने बचे होंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6 × 2 + 4। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप कमेंट में करके बताना। नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, बहुत ही स्लो पोजीशन में मैं आपको समझा रहा हूँ, स्लो स्पीड में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपको x इक्वल टू 6 × 2, यहाँ डिवाइड में 2 जो है वो आके आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ पे माइनस का 4 जो है प्लस का 4 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 16 मिलेगा। यानी ये 16 वो डायमंड है जो कि सेकेंड नंबर के पर्सन को देने से पहले थे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले चुराए कितने, यानी कि जो पहले नंबर के जो व्यक्ति को दिए थे उससे पहले, यानी जितने चुराए थे वो कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे सेम है x माइनस 4/2 इक्वल टू 16 हमने जो है पिछली वाली इक्वेशन से उठा के ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला गया है सेकंड पर्सन को देने से पहले कितना था, तो यहाँ पे बोला गया है अब थर्ड पर्सन को देने से पहले कितना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितना देने के बाद है वो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे हम दोबारा से सेम इक्वेशन लगा के, मिलेगा 36। तो द थीफ हैज़ स्टोलन 36 डायमंड्स ओरिजिनली। तो यहाँ पे सच्चाई में अगर देखा जाए तो 36 डायमंड जो है उसने टोटल चुराए थे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी देखना चाहते हैं तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे 36 को अगर हम उठाते हैं तो 36 का आधा कितना होता है 18, 36 का आधा होता है 18, और 18 के साथ 2 और दे दिए हमने। जब 18 के बाद 2 और दे दिए तो बचे 16, ठीक है। 18 में से 2 और दे रहे हैं हम पहले पर्सन को, तो 16 बचा। अब अगले पर्सन के पास जब हम गए 16 डायमंड लेके, तो वो कहता है हमें आधा चाहिए और 2 और चाहिए, तो 16 का आधा हो गया 8, और 8 के साथ 2 और दे रहे हैं यानी 10 दे दिए, तो बचेंगे 6 डायमंड। अब 6 के बाद वो दोबारा से तीसरा पर्सन यानी लास्ट पर्सन बोलता है कि आधा और 2 चाहिए, तो 6 का आधा होता है 3, और 3 में जब हम 2 और दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो 1 डायमंड लेके हम करेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है देखने को मिलेगा 36। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट जो है मैं आपको सजेशन करूंगा अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है वहाँ पे, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 170। इन अ टूर्नामेंट 14 टीम प्लेज लीग मैचेस। अब यहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, 14 लोग जो है यहाँ पे 14 टीम जो है यहाँ पे मिलके खेल रही है। इफ ईच टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम वंस ओनली,
हर एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक ही बार खेल रही है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने मैचेस हो सकते हैं। तो मैंने पहले एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन को जो है ध्यान से छोड़ दीजिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, समझ लीजिए इस एग्जांपल को, सब कुछ समझ आ जाएगा। एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि ABCDEF, यहाँ पे जो है टीम्स हैं, यानी कि कितनी टीम्स है, 6 टीम है। वन कैन प्ले विद ऑल टीम्स बट वंस, हर एक जो है टीम जो है एक ही बार खेल सकती है दूसरी टीम के साथ। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल कितने मैच होंगे। तो जब हम ए जो खेलेगा वो BCDEF इन सब के साथ खेलेगा, ठीक है, 5 के साथ खेलेगा। लेकिन जब बी की बारी आएगी तो बी जो है ए के साथ पहले खेल चुका है, तो अब खेलेगा सिर्फ किसके साथ, CDEF। ये 2 चीज़ समझ आ गई तो आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। ए जो है सबके साथ खेलेगा, लेकिन ए और बी का मैच इसमें हो गया, तो जब बी खेलने लगेगा तो ए के साथ दोबारा तो खेल ही नहीं सकता। तो अब किसके साथ खेल सकता है, वो खेल सकता है CDEF के साथ। जब सी खेलेगा तो सी ने जो है ए के साथ भी खेल लिया फर्स्ट इक्वेशन में, और सी ने बी के साथ भी खेल लिया है सेकेंड इक्वेशन में। तो ए और बी को काट देंगे, बचेंगे कौन, डी और ई और एफ, यानी 3 लोगों के साथ खेलेगा, 3 मैच हो जाएंगे। अब डी की बारी जब आई तो डी ने ए के साथ खेल लिया पहली इक्वेशन में, बी के साथ खेल लिया दूसरी इक्वेशन में, और सी के साथ खेल लिया तीसरी इक्वेशन में। तो अब किसके साथ खेलेगा, ई और एफ के साथ, यानी 2 मैच होंगे। अब ई जो है किसके साथ खेलेगा, तो ई ने ABCD इन 4 के साथ तो खेल लिया, बचेगा एफ के साथ खेलेगा। अब एफ ने तो सबके साथ ऊपर खेल ही लिया, तो दोबारा खेलने का मतलब ही नहीं बनता। तो टोटल मैच अगर हम यहाँ काउंट करेंगे तो ए के साथ जो है 5 मैच बन रहे हैं, बी जो है 4 मैच खेलेगा, सी 3 मैच, 2 1, इस तरह से उल्टी गिनती चल रही है यहाँ पे। यही जो है ट्रिक यहाँ पे देखनी है कि उल्टी गिनती यहाँ पे हो रही है, 5 4 3 2 1। टोटल टीम्स थी 6, स्टार्टिंग हुई है काउंटिंग 5 से, यानी 5 फैक्टोरियल भी इसको बोल सकते हैं। फैक्टोरियल जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आगे देख लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे बस ये समझ लो कि यहाँ पे इसको जो है जितनी टीम्स दे रखी है उसका एक कम, यानी 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे, यानी n-1 फैक्टोरियल। और n-1 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि जैसे n यानी 6 - 1 यानी 5 आ गया। अब 5 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 को जब तक मल्टीप्लाई करो जब तक 1 ना हो, यानी 5 × 4 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इनको जब प्लस करेंगे तो टोटल मैचेस हमें मिल जाएगा 15। अब 15 मैचेस खेले हैं जब 6 मेंबर है। तो यहाँ पे शॉर्टकट जो है इसी तरह से अप्लाई करना है। जब हमारे पास 14 टीम्स हैं तो 14 टीम्स के लिए हम जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 13 से स्टार्ट करेंगे ना। तो 13 को देखेंगे, 13 + 12 + 11 + 10 एज सोन एज, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 13 + 12 + 11 + 10 + 9, इस तरह से आगे बढ़ेंगे 1 तक, और मिलेंगे हमें 91 मैचेस। तो कोई दिक्कत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो मिलेंगे हमें 91, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा तो एक बार कमेंट में जाके बता देना। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही चुका है, काफ़ी बार दे चुका हूँ मैं, तो वहाँ पर जाके आप फीडबैक, सजेशन, कंप्लेंट, सभी तरह की दिक्कतें जो है वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप हमें जो है डिस्कस कर सकते हैं। आगे की प्रॉब्लम देख लेते हैं। 171 से 174 के लिए आपको डायरेक्शन दी हुई है। बोला गया है कि हम कुछ निर्देश दे रहे हैं, उनको पहले ध्यान से पढ़िए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए 171 से लेकर 174 तक। तो निर्देश ये हैं, आपको ए और आर 2 चीज़ें दी हुई है। ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। और यहाँ पे ए और आर के कुछ ऑप्शन जो है 1 से 4 तक वो पहले ही बता रखे हैं। हर क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन पहले बता रखे। पहला ऑप्शन का मतलब है ए और बी दोनों जो है सही है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर जो भी है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब सही से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरे ऑप्शन में ये है कि ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का। अब यहाँ पे तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो बोल रहा है ए तो सही है पर बी गलत है, यानी कि आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखें तो ए तो गलत है बट आर जो है बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। यहाँ पे जो है बोला गया, द लेंथ ऑफ द डे एंड इक्वेटर, द लेंथ ऑफ डे एट इक्वेटर इज ऑलवेज 12 आवर्स। यहाँ पे बोला गया है इक्वेटर का जो डे होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 12 घंटे की होती है, बट ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, तो क्योंकि लेंथ ऑफ द डे एंड इक्वेटर इज ऑलवेज 24 आवर्स, पूरे अर्थ के अंदर कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डे का जो लेंथ है वो कम है, 24 आवर्स हर जगह है। तो यहाँ पे आपको जो है पहला ए जो है वो आपको गलत मिल गया है, बट दूसरी बात जो है पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज एट द इक्वेटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये बोल रखा है कि यहाँ पे इक्वेटर पे जो सन की रे पड़ती है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, यानी जिस एंगल से वो रे पड़ती है वो बिल्कुल जो है क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है ये क्या है, हमारा अर्थ है और ये हमारा है इक्वेटर।
ठीक है। इक्वेटर ड्राइंग पे मत जाना, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ बस समझाने की। और यहाँ हमारा सन दिख रहा है, तो सन जो है इक्वेटर के बिल्कुल एकदम सही सीधी रेखा में जो है आपको जो है रोशनी पहुँचाता है। यानी यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल सही है, 90 डिग्री का होता है, हमेशा सेम रहता है। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए गलत है, बी सही है, यानी आर सही है। इस ऑप्शन को हम टिक लगा के बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172, यहाँ पे बोला गया है जी चाइना के बारे में। चाइना ने इतनी बड़ी दिक्कत हमारे लिए कर दी है, हमारे लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए कर दी है, पर फिर भी क्वेश्चन देखो 2018 में यहाँ पे बोला गया था कि चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है चाइना। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। लेकिन बात करते हैं आर की। आर बोल रहा है इट्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मच लोअर देन द डेंसिटी ऑफ इंडिया। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। अभी पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा फिक्स हो रखा है हर जगह का, कि जैसे इंडिया का अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 440.29। ये बिल्कुल अपडेटेड है, अभी का है, 2020 का ही है, ठीक है। फिलहाल अभी ये बनाने से पहले मैंने जस्ट ये अपडेट किया है। 440.29 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं। पॉइंट में इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है कटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक फिगर जो है हमने इसको शॉर्ट किया है, ये लैक्स और करोड्स में होगा, ठीक है, लैक्स में होगा, तो इसको पॉइंट में आ गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, 148.81 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो अगर यहाँ पे डेंसिटी कम है तो ये रीज़न थोड़ी हो सकता है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना के होने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है सही। ऑप्शन नंबर 2 में यही तो बात की गई थी कि ए और आर दोनों सही हैं, बट आर जो है ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, इसकी जो कंट्री जो मोस्ट पॉपुलस है इसका रीज़न कुछ और हो सकता है, आर इसका रीजनिंग या रीज़न नहीं दे पा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 173 की तरफ। देयर आर डिस्पैरिटीज इन रीजनल डेवलपमेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड विद इन ईच कंट्री टू। यहाँ पे बोल रखा है कि हर रीजनल डेवलपमेंट में कुछ डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, ग्लोबल स्केल पर भी और एक कंट्री के अंदर भी। अभी डिस्पैरिटीज़ क्या होती है, कुछ डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव है, कुछ अलग अलग है रीजनल डेवलपमेंट में। अब ये रीजनल डेवलपमेंट की डिस्पैरिटीज़ यानी किसी जगह कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट है, किसी जगह कम डेवलपमेंट है, तो ये जो है ग्लोबल स्केल पर भी देखा जा सकता है और एक कंट्री के अंदर भी देखा जा सकता है कि एक कंट्री में कुछ जगह हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, बट कुछ जगह है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सही बताता है। तो अगर हम आगे बात करते हैं रीज़न की, तो रीज़न यहाँ दे रखा है सच डिस्पैरिटीज इज मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्ड लेबर। यहाँ बता रखा है कि जो डिस्पैरिटी है वो किस वजह से है, इसका रीज़न क्या है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल्ड लेबर, यानी स्किल्ड लेबर जो है उसकी कमी की वजह से हो रखी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, इसका रीज़न कुछ और है। रीज़न यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, रीजन्स आर द absence ऑफ प्रॉपर लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पे जो है लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो है अच्छे से नहीं बने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है। तो ये जो है सही मेन तरीका है, जो कि गूगल भी कहते हैं और बाकी कई सारी बुक्स कहती हैं। तो ये इस तरीके को सही मान के हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर 3। यानी ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि हाँ ए तो सही है बट आर जो है क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट को जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लांट को प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है कि वो सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है। अब कैसे सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है कि प्लांट ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है, इसको एनिमल में ही काउंट करेंगे, एक ऐसा एनिमल है जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, किसी और पर निर्भर है ही नहीं है, ठीक है, अपना खाना खुद से बनाता है। और हम सभी जो है प्लांट पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए भी और अपनी कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, जैसे घर के कई सारे होल्ड आइटम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न दे रखा है कि प्लांट प्रोड्यूसेस देयर फूड देमसेल्फ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात कह रखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और करवा रहे हैं यहाँ पे हम तैयारी किसकी, ओपन मैट की और सीटेट और पीएचडी की। किस तरह की हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल या लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 25 और क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर है 175। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। 2009 का सेम कैलेंडर कब होगा? तो भैया इसके लिए हम जो है कैलेंडर का टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ज़रूर से देखना है कि किस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं यहाँ पे, कैलेंडर के कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगले पार्ट में देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन इसके बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें जो है एक ट्रिक हमेशा याद रखनी, क्या कि लीप ईयर जो है हर चौथे साल आता है, लेकिन जो कैलेंडर ईयर हमें दे रखा है उस कैलेंडर ईयर के बाद अगर पहली बार में लीप ईयर आ जाए, जैसे 2009 दे रखा है, अगर 2010 लीप ईयर होता, अभी तो नहीं है बट होता, तो यहाँ पे जो 2009 है वो हर 5वें साल रिपीट होता है। समझ आ रहा है? लीप ईयर कम्स इन फर्स्ट, यानी कि उसके पहले साल, जो ईयर दे रखा है उसके पहले साल यानी आगे वाले साल में ही आपको लीप ईयर दिख जाता है। तो आपको समझ जाना है कि जिस ईयर की बात हो रही है वो ईयर हर 5वें साल जो है आएगा। अगर लीप ईयर सेकेंड टाइम आता है तो हर 11वें साल जो है वो रिपीट होगा, मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, सेकेंड टाइम 2 बार से ज़्यादा अगर लीप ईयर आता है, मतलब 2 बार से ज़्यादा के बाद, जैसे 2009 जो है लीप ईयर नहीं है, 2011 लीप ईयर नहीं है, बट 2012 जो है क्या है, वो लीप ईयर है, यानी कि वो तीसरी बार में लीप ईयर आया है। अब तीसरी बार में लीप ईयर आया है यानी कि 2 बार से ज़्यादा हो गया ये तो। अब 2 बार से ज़्यादा हो गया तो हर 6वां साल, हर 6th ईयर जो है वो रिपीट होगा 2009 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम तरीका यही है कि 2009 के बाद हम देखेंगे 2010, तो वो भी क्या है, नो लीप ईयर। 2011 नो लीप ईयर, 2012 वो लीप ईयर है। तो थर्ड टाइम तीसरी बार में आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, तीसरी बार में तो 6 बार जाता है आगे, यानी कि 6 नंबर पे जो ईयर आएगा वो सेम होगा 2009 के लिए। तो छठे नंबर को देखते हैं कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा आ गया 2015। तो ये जो है 2009 के बराबर होगा, यानी 2009 में 1 जनवरी को जो डे होगा वही सेम डे 1 जनवरी 2015 को भी होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आंसर आप दे सकते हैं अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक जो है समझ ली। यानी सिर्फ एक टेबल को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी नहीं भूलना है पेपर तक। पेपर के बाद बेशक भूल जाना, लेकिन पेपर तक कुछ नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो वीडियो दोबारा देख लेना। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 2015, ऑप्शन नंबर 4। साथ ही साथ पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो थोड़ा सा उत्साह बना रहता है आगे की वीडियोस पर काम करने के लिए, बहुत जल्दी से हम काम करने लग जाते हैं। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसी के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।